बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मकाबले के साथ मैं हूं सरवत फलीम रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि बिला तफरीक एहतसाब किया जाएगा और आज हमने देखा कि 13 फौजी अफसरान को करप्शन के बाइस बरतरफ कर दिया गया। सियासतदानों की जानिब से इस फैसले को सराहा गया कि वाकई कोई भी मुकद्दस गाय नहीं, लेकिन ये सियासतदान जो सराह रहे हैं खुद को एहतसाब के लिए कब पेश करेंगे? 199 मेगा स्कैंडल है, 179 मेगा स्कैंडल्स, इनके मुल्जिमान का एहतसाब कब और कैसे किया जाएगा? वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में हमने देखा मुशावरती इजलास हुआ, मौजूदा सूरत हाल, आइंदा के लाहे अमल पर बात की गई, मगर एक बात जिससे महसूस किया गया कि ये जो कदम उठाया गया है आर्मी चीफ की जानिब से, इस पर विफाकी हुकूमत ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। वज़ीर आज़म की जानिब से ना ही इसे सराहा गया, ना ही इसे क्रिटिसाइज किया गया। हुकूमत पर किस हद तक दबाव बढ़ चुका है और क्या वज़ीर आज़म इस कदम के बाद अच्छा कमीशन, कोई बेहतर कमीशन सामने ला सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। खुर्शीद शाह साहब को आप भी देखते हैं, हम भी हमेशा एहतसाब की बात करते हैं, कहते हैं कि सियासत को खिदमत समझता हूं और एहतसाब का अमल अपने घर से होना चाहिए। एहतसाब का दर्ज देने वाले खुर्शीद शाह से किस तरह से 190 अरब रुपए की करप्शन और बेसाबगियों वालों को क्लीन चिट दी, इस पर भी तफसीलन बात करेंगे। नैब का इदारा ताकतवर है भी या नहीं? एहतसाब तो नैब का इदारा करेगा, क्या ये इतना ताकतवर है कि एहतसाब कर सके? और आज हमने ये भी देखा कि हामिद मीर साहब की जानिब से एक कॉलम भी तहरीर किया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज साहब हैं, जिनकी एक किताब है ये खामोशी कहां तक, जिसमें करप्शन की बेसाबगियों के बारे में बात की गई। जमहूरी दौर की बात नहीं बल्कि मुशर्रफ के दौर में भी बेपनाह करप्शन हुई। इस कदम पर अहिल शरीफ को मुशर्रफ की जानिब से खूब सराहा गया, वाह वाह की गई, शाबाश दी गई, मगर खुद उनके दौर में क्या होता रहा, इस पर भी बात करेंगे। तो आमिर मतीन साहब, आज सबसे पहले आपसे शुरू करेंगे। ये जो स्टोरी है जिस पर हम सबसे पहले बात करेंगे, 3 दिन पहले आप ही लाए थे क्लासा साहब को, आपने कहा था इस पर काम किया जाएगा। अब ये स्टोरी ब्रेक हो चुकी है, कहा जा रहा है इसमें भी कोई साजिश है, तो जानने की चाहेंगे कि ये साजिश कैसे और कहां से हुई है? ये साजिश बन गई है और आज मैं देख के सारा दिन, माफ़ कीजिएगा, हंसता ही रहा हूँ और कई दफ़ा शर्म भी आई। हमारे यहाँ जो सारा दिन जो तबसरे अक्सर होते रहे, उसके अंदर कई दफ़ा इतनी नालायकी थी कि मुझे जो जर्नलिस्ट शर्म आ रही थी कि बुनियादी चीज़ें भी कई दफ़ा करके, ठीक है आपके पास पहले खबर नहीं अब आ गई है, तो उसके ऊपर जो सारी क्या सराइयाँ हो रही थी और पूरा वो बना दिया गया था। उसका बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारे पास यहाँ, आपको भी पता है कि 3 दिन से हम डिस्कस कर रहे थे, ये खबर थी, मगर वो बेसिकली 2 जो जर्नैल थे, एक एजाज चौधरी साहब जो कि 2 स्टार जनरल थे, साबिक एजाज शाहिद साहब जो कि IGFC थे साबिक, दूसरे जो 3 स्टार जनरल उबैदुल्ला खटक साहब थे, वो भी साबिक IGFC थे। तो इन 2 के मुतल्लिक थी, पर हमने खबर बिल्कुल पक्की होने के बावजूद हम यहाँ पे रुके हुए थे कि जनाब हम ISPR से फौज से ऑफिशियली कंफर्म करवाएं कि जनाब ये आए, कि उनकी तरफ से लीक नहीं हुआ। सारा दिन ये चलती रही कि जी उन्होंने लीक की और क्यों की और फलाना किया। ये हमने हमारा इनिशिएटिव था, हमने रोकी हुई थी कि जनाब हम ये चलाने की चाहते हैं, मगर हम चाह रहे हैं कि आप पहले कंफर्म कर दें। तो ये जाहिर है फिर उन्होंने, क्लासा साहब ने इसके ऊपर फिर काम किया, तो पता चला कि जनाब ये 2 बंदे नहीं हैं, ये एक्चुअली लिस्ट जो है 13 लोगों की है, शायद 2 अफसरान शायद 11 हैं, 2 शायद नॉन अफसर हैं जो मेरी इत्तला है। उसमें फिर उसके बाद ये आया, हाँ ऑफ कोर्स जो फ़र्क है, 2-3 फ़र्क थे कि उन्होंने इस दफ़ा माजी की तरह छुपाया नहीं। माजी में ये कोशिश की जाती थी कि इस तरह की कोई खबर आती थी तो वो ये समझते थे फौज वाले कि ये उनकी बदनामी हो रही है, और उसको ना सिर्फ वो छुपाते थे, दबाते थे, बल्कि फ़ोन कॉल्स भी करते थे कि यार ये प्लीज़ आप ना करें, या इसकी वो तशहीर ना करें। धमकियाँ भी आ जाती थी और माजी में ही होता रहा है। पहली बार तशहीर की गई, ये रिसेंटली मतलब है कि आप भी वही ज़बान बोल रही हैं। उन्होंने छुपाया नहीं, उन्होंने जो है छुपाया बिल्कुल नहीं। हाँ, उससे फिर क्योंकि टाइमिंग ऐसी थी ऑफ कोर्स कि इससे पहले ये सारा पैनामा लीक हो चुका हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट्स आ चुके हुए हैं और सारा कुछ इस मामले में इतना तेज हो चुका हुआ है और पॉलिटिकल इवेंट्स इतने ज़्यादा फास्ट हो गए हैं कि 24 को जो है 3 बड़े इजलास धरने होने वाले हैं। इस्लामाबाद में हो रहा है, कराची में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। तो वो टेम्परेचर जो कि इतने ज़्यादा हाइटेंड थे ऑलरेडी,
उसके अंदर इसकी एक नई वैल्यू बन गई और प्रेशर आ गया, तो उस वजह से सारी ये साजिश बन गई और बना दी गई जो है सारा। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी मुस्बित बात है कि उन्होंने फौज वालों ने इस चीज़ को छुपाया नहीं और उन्होंने इसको ओन किया है, और उससे मैं समझता हूँ कि ये जो इल्ज़ाम लगता था वो वाला नहीं है। ऑफ कोर्स हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इस चीज़ का करप्शन का पाकिस्तान की हद तक कम से कम जमहूरियत से या ऑटोक्रेसी से, डिक्टेटरशिप से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। जो करप्शन है यहाँ पे एंडेमिक जिसे कहते हैं, वो अदालत में हर जगह पे मौजूद है। वो जमहूरियत में भी पाई गई है और जो है वो यहाँ पे जब डिक्टेटरशिप भी रही है उसके अंदर भी पाई गई है। इसका निज़ाम सल्तनत से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि अब हम उसका बहाना ही लेने लग पड़े हैं कि जनाब ये सिविलियन हुकूमत, जबकि उनको डिलीवर करने का टाइम है और अभी 8 साल से तसलसल से चल रहा है सिलसिला, तो अब ये टाइम आ गया कि इनको खुद भी डिलीवर करें। तो ये बहाना जमहूरियत का बना के जब ये रोकते हैं कि ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, उस साजिश में कम से कम हम यहाँ पे शामिल नहीं है। बाकी क्लास साहब कल भी आपकी जानिब से ये बात डिस्कस की गई थी कि हर मामले में ये सियासतदान मफादात को लाते हुए जमहूरियत को ले आते हैं कि इसलिए भी साजिश नहीं है कि ये नहीं है कि एक दिन राहील शरीफ साहब ने सोचा और ये अनाउंस कर दिया। इनको प्रॉपर प्रोसेस के साथ ये कोर्ट मार्शल हुआ है, ये आर्मी एक्ट के तरीके मुकदमात हुए हैं, पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद ये जो है हुआ। और कुछ मुकदमात ये तो सालों पे मुहित थे, कुछ महीनों पे मजबूत थे, मगर ये सारा जो है प्रोसेस से गुजरने के बाद ये फैसला हुआ। ये बिल्कुल ये एक बड़ा प्रोसेस था, इंक्वायरीज बाकायदा हुई है जिसके बाद ये कदम उठाया गया। क्लासेस साहब, हुकूमत के प्रेशर, हुकूमत पर जो दबाव है उस बारे में तो आपसे बात करेंगे, लेकिन फेस टू फेस अगर हम देखें तो ये फैसला जैसे ही सामने आया, एक्शन तो फौज में हुआ, ये थरथरली पार्लियामेंट में क्यों मची है? जो बात साजिश की, मैं वहां पे थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूंगा जी, कि जब वहां पे ISPR ट्वीट्स करता है तो पूरे हमारे चैनल जो हैं सारा दिन उनको चेक करते रहते हैं कि आज ISPR से क्या खबर आएगी। इससे पहले आपको याद हो कि ISPR जब भी सजाए कि उन्होंने देनी हुई वो करते हैं। NLC का अगर आपको याद होगा तो NLC की बरतरफी भी ये थी, वो भी जनरल बाजवा साहब ने मेरा ख्याल ट्वीट के जरिए की थी। ये मंगल को ही ये मंडे वाला दिन जब मुझे आमिर मतीन साहब ने ये बताया, उसी दिन ही मैंने ISPR से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पास ये नाम है, 2 नाम थे उस वक्त हमारे पास, हमें इस पे वर्जन चाहिए। सही। मेरी एक उनके बड़े अफसर से भी बात हुई, मेरी फिर उनको मैसेज किया, जवाब नहीं आया, फिर मैंने टेलीफोन किया एक उनके अफसर को, उन्होंने भी टाल मटोल से काम लिया। 3 दिन ये टाल मटोल और ये चीज़ें चलती रही हैं। आज फाइनली फिर उनको पूरे इसके साथ अपनी, अब जो हमारी अपनी एक उस पर रिसर्च थी, नाम थे, उनको हमने उनसे रब्ता किया कि अब आप हमें इस पे वर्जन दें। सो ये जो होता है, ये मीडिया में जो मैंने चीज़ सीखी, बड़े कम लोग हैं जिनके दिल ना बड़े होते हैं, यहाँ पे हैं भी सही। जो छोटा एक हमारा दिल है ना, वो फौरन ये कहता है कि स्टोरी मैं नहीं ब्रेक कर सका तो फलां चैनल ने किया या फलां रिपोर्टर ने किया, तो उनको बिलिटल कैसे किया जाए। ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि ये साजिश हो गई है। भाई आर्मी एक्शन ले रही है 13 अफसरान के खिलाफ, लेफ्टिनेंट जनरल है, मेजर जनरल है, मेरे पास खबर आ जाए, आमिर मतीन के पास आ जाए, आपके पास आ जाए, ABCD, उसको इसलिए रोक लेनी चाहिए कि अगर खबर मैंने ब्रेक कर दी तो ये कहा जाएगा फौज की तरफ से ये और ये साजिश हो रही है। इतनी बड़ी स्टोरी कौन रोक सकता है? मतलब कोई रिपोर्टर है मेरे सामने आके ये कहने ना मैं तो ना करता क्योंकि ये साजिश हो रही थी, पॉलिटिकल सिस्टम हमारा खतरे में पड़ जाएगा। इन पॉलिटिशियन से पूछना चाहिए। आज जो प्रेस रिलीज है ये, जिसकी बात अभी आपने अपने इंट्रो में की है, इसको पढ़ें जरा, ये क्या है, मतलब मुल्क किस तरफ जा रहा है। जरा आप अपने वजीर आजम साहब की उनकी भेजी हुई जरा प्रेस रिलीज तो पढ़ें। आपको लगता है कहीं पे कि हमारा मुल्क जिन बहरानों का शिकार है और जिन लोगों को आज उन्होंने बिठा के उनसे ब्रीफिंग ले रहे थे और जो उनके चेहरे लटके हुए थे, वो भी खैर से सारा फुटेज हम देख रहे थे। माने तो फिर ना कि बहरानों का शिकार है क्लासेस साहब। हुकूमत के नाम मानने से फिर हम उस पे आके उनको रिलीफ देना शुरू कर दें, हुकूमत को हमने आके बेल आउट करना है। नवाज शरीफ साहब की इस प्रेस रिलीज को पढ़ जाए, वो मैं से शुरू होती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने फलां किया, मैंने ऐसे किया, और मेरा ही अगर मैं हूं तो पाकिस्तान की सलामती है, पाकिस्तान ये मजबूत रहेगा, मैं फेडरेशन हूं, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो मैसेज हमें देने की कोशिश की, वो बताए होंगे। अच्छा, फिर इसमें कोई एक भी बंदा नहीं है, जो इतनी बड़ी कैबिनेट बुलाई गई है जी, एक बंदा भी नहीं है जिसकी तरफ से डिसेंडिंग नोट हो कि हुजूर जो यहाँ पे वे बैठ के आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं जिसका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक नहीं है, हम अपने आप को फंसा रहे हैं, किस साइड पे जा रहे हैं। इसमें कोई कमीशन का इसमें नाम नहीं है कि हम कमीशन बनाएंगे, हम कोई इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम कोई मॉरल अखलाकियात का एक थोड़ा सा कवर लेके हम आके इस्तीफा दे देते हैं। मसलन आज क्या हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी वेबसाइट पे एसेट्स डाले हैं। मियां साहब ने क्या शो किया आज कि मुझे 20 करोड़ रुपया हुसैन नवाज ने भेजा, बिल्कुल 21 करोड़ 96 लाख। अब क्या होता है, अब आगे सुने, ये कितना बड़ा एडमिशन है। ऑफशोर कंपनीज पे स्कैंडल बना हुआ है,
कि जनाब वो इलीगल हैं, वो टैक्स उनकी चोरी हुई है। और वहां डेविड कैमरान पे क्या केस था कि आपके अब्बा हजूर ने आपको शेयर ट्रांसफर किए हैं, सो आप उसके बेनिफिशियरी हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरी तो दौलत नहीं है बहर, वो तो मेरे बच्चों के नाम से है। जो बच्चे ऑफशोर कंपनी से कमा रहे हैं पैसा, जो कि उस पर इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान से हुंडी के जरिए पैसा किया है या जहां से भी आया है, उसमें से 21 करोड़ रुपया तो आपको आ रहा है। आप तो बेनिफिशियरी हैं उसको ऑफशोर बिजनेस के, लेकिन वो तस्लीम नहीं कर रहे। नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद वो तो यही कहेंगे कि मैंने शो कर दिया। पाकिस्तान में एक नया कल्चर आ गया कि मेरे नाम पे प्लाट है मैंने शो कर दिया, मेरे नाम पे घड़ी है मैंने शो कर दी, मेरे नाम पे कार है मैंने शो। ओ भाई ये काफी नहीं होता। मुझे कहा जा सकता है कि आप अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपनी जो आपके पास चीजें हैं खरीदो फरोख्त फरमाते हैं, इसको जरा मैच करें अपनी इनकम के साथ और अपने एक्सपेंडिचर को, और फिर हम आपको बैठ के एवेल्युएट करेंगे कि आपके रिसोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो आज उसमें दिया है ना 21 करोड़ रुपए वाला, ये मेरी बात लिख के रख लें, ये इनके लिए बहुत बड़ा मसला बनने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल क्लासेस। जी आमिर, मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो उन्होंने आज बयान दिया, इनका जो एक आजकल लाइन ऑफ डिफेंस जो ली हुई है इन्होंने कि जनाब हमारे खिलाफ तो ये बड़ी दफा मुशर्रफ ने भी कर लिया, 1990 की दहाई में भी ये इल्जाम हुए, कभी साबित नहीं हो गए। ये भी कहते हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं, ये गलत है। फैक्ट ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो है, जो मुकदमात में से छूटे हैं, वो इसलिए छूटे हैं कि वो फाइलें गायब हैं। वो फाइलें बिल्कुल वो कहते हैं जनाब इसलिए हमें छोड़ें कि सबूत नहीं है, वो गायब की गई हैं। इसी तरह ही इनकी भी जो है ये जब ये सारा खुलेगा पेंडोरास बॉक्स, इनकी भी 1990 की दहाई में हम इस नेक्स्ट वीक के अंदर ये प्रोग्राम करेंगे, बताएंगे कि जो बातें उस जमाने में दब गई, वो इंक्वायरियां नहीं हुई, वो बड़ा कुछ है कि इनके 1993 में जब ये ऑफशोर कंपनीज बनाई गई थी, हम बताएंगे कितना ये टैक्स देते थे उस जमाने में, कितने इनके एसेट्स थे और कितनी जो है क्या वजूहत थी जो ये बाहर गए। तो ये हमारे अपने फिगर्स नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद मुख्तलिफ दस्तावेजात के अंदर ये चीजें ये नेक्स्ट वीक में करेंगे। बिल्कुल आमिर इम्तियाज साहब, छोटे से ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो वज़ीर आज़म की सरबराही में जो मुशावरती इजलास हुआ है, प्रेस रिलीज जारी की गई, उस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो गोशवारे जाहिर किए हैं अरकान कौमी असम्बली के 2014 से 15 के माली असासों के, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो सियासतदान बड़ी वाह वाह कर रहे हैं आर्मी चीफ के बयान की, उनके कदम के बाद, तो उनका एहतसाब कैसे होगा, इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। हम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब आपकी तरफ से आएंगे। वज़ीर आज़म की सरबराही में जो मुशावरती इजलास हुआ है, उसके बाद हमने ये भी देखा है कि उनकी जानिब से कोई खास रिएक्शन नहीं आया इस कदम के बाद, लेकिन क्या समझते हैं हुकूमत के ऊपर किस हद तक दबाव है? और इलेक्शन कमीशन ने जो गोशवारे जाहिर किए हैं, उसके बाद तो वज़ीर आज़म खुद सामने आ चुके हैं। इसमें जो अहम चीज़ है, जो गायब है, मिसिंग है इस प्रेस रिलीज में, जैसे आप कह रहे हैं इजलास हुआ, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, वो कहाँ पे हैं? आइडियली तौर पर हम आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, जो हमें ग्राउंड रियलिटीज़ हमें सिखाते हैं। जब अपोजिशन में होते हैं, नवाज शरीफ साहब की तकरीरें जो हैं वो आइडियलिस्टिक होती हैं। जैसे मैं आइडियलिज्म पे गुफ्तगू करता हूँ, ख्वाजा आसिफ की तकरीरें सुन लें कौमी असम्बली में, आइडियलिज्म पे बेस्ड होती हैं, ऐसे होना चाहिए वैसे, जैसे मैं भी कहता हूँ ऐसे होना चाहिए, इस तरह होने चाहिए। लेकिन जब पावर में आते हैं तो बिल्कुल खामोशी है। तो क्या ये जो इन्होंने अनाउंस किया है, सारी के सारी सजाएं की हैं, अब ज़रा थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये तो डिफेंस मिनिस्ट्री को ये करनी चाहिए थी, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से प्रेस रिलीज आना चाहिए था। अगर हुआ इस तरीके से तो वहाँ पे तो ना, इसका मतलब है इनको तो ना पता ही नहीं है, तो ना इनको बताया जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री को कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट क्या करे क्या नहीं। ये स्टोरी तो खुद निकली है, मीन्स के हमारे पास आई है सोर्सेस से, हमने काम किया है, वर्जन लिए हैं, 3-4 दिन लगा के स्टोरी को कंफर्म करने में। अगेन बड़ी स्टोरी थी ये, बड़े लोग अब इस वक्त कहेंगे कि मुझे भी पता था, वो कहेगा मुझे भी पता था, फिर पता था तो फिर इसको ब्रेक कर दिखाते, फिर थोड़ा हौसला कर लेते ना। जो बड़े इस वक्त वो ग्लैडिएटर कुछ बने बैठे हैं, थोड़ा फिर हिम्मत करते कि इसमें लेफ्टिनेंट जनरल भी थे, मेजर जनरल भी थे, इसमें ब्रिगेडियर भी थे, इसमें कर्नल भी थे, दीगर भी थे, फिर हौसला दिखा के स्टोरी ब्रेक कर लेते। सो स्टोरी ब्रेक करने में और स्टोरी को कंफर्म करने में मेरा ख्याल है हमेशा बड़ा टाइम होता है और जिम्मेदार लोगों को टाइम लेना चाहिए। सो ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री का रोल तो हो चुका है खत्म। मियाँ साहब की प्रेस रिलीज में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब भी मियाँ साहब किसी मुश्किल का शिकार होते हैं, मैं आपको पिछला प्रेस रिलीज मुझे याद नहीं रहा, मैंने तो 8-10 निकाल के देता, ये चाइना के साथ दोस्ती, चाइना के साथ प्रोजेक्ट का जरूर जिक्र होता है। आज वाली मीटिंग हो रही है, ज़रा आप इस पर मुलाहिजा फरमाएं कि नवाज शरीफ साहब ने बुलाई है कि जनाब उस पनामा लीक्स पे मैंने उनको एतबार में लेना है। जी बिल्कुल। 1.5 पेज जो है चाइना के साथ दोस्ती का, एक हमें पाक-चाइना इक्तिसादी राहदारी, और उसमें लेक्चर दिया गया है कि पाक चाइना दोस्ती वो उस हिमालय से भी बड़ी है, तो समंदरों से भी गहरी है, तो कितनी दोस्ती है। ये वो चीज़ें हैं जो इनको फीड किया जाता है आवाम को कि हम जो हैं
हम चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि चाइना को पाकिस्तान बड़ा अच्छा दोस्त समझा जाता है, ये डाइवर्जन इनके टैक्टिक्स हैं। एक इनकी हिकमत अमली आपको बताऊं, जो इनके वुज़रा उसके इजलास के बाद लेके निकले हैं। अब अंदर की स्टोरी सुने। इस तमाम प्रोसेस को उन्होंने डाउटफुल करना है। आज मैं सुन रहा था, मैं 2 महीने ये वजीरों को सुना है, जहाँ से मुझे एहसास हुआ है कि इनके पास एक प्लान बी भी है हुकूमत के पास। वो क्या था, मैं सुन रहा था, ये बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं, माशाल्लाह ये वही ज़फ़रुल्लाह साहब हैं जो सीडीए की ज़मीन पे कब्जा करके गैर कानूनी अपना मदरसा बना रहे हैं, उस पर खानकाह बनाएंगे और पीर साहब बन के तवीज़ भी दिया करेंगे। ये हमारे पड़ोस में बैठे हुए यहाँ पे कन्वेंशन सेंटर के करीब ही बना रहे हैं। इनकी ताकत का एक राज बहुत बड़ा ये है कि ये बैच ऑफ 15 से हैं, ये याद रखिएगा, ये ताकत का एक उनका है। बहरहाल वो हजरत साहब जो है वो फरमा रहे थे एक चैनल पे बैठ के, जहां से मुझे अंदाजा हुआ कि कैसे पूरा प्रोसेस जो है ये हाईजैक होगा। उस वक्त साजिद अफजाल हमारे साथ, हमारी कोलीग बैठी हुई थी, आसमा शिराजी भी थी। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं कि जितने सियासतदान आ रहे हैं ना, आपको वेलकम कर रहे हैं टीवी पे, ये 3-4 दिन में कि इसको वेलकम करेंगे, हाईजैक कर लेंगे पूरे का पूरा अकाउंटेबिलिटी का ये जो एक लोगों में यकदम नया नारा आया है, और चौथे 5वें दिन उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर देंगे। हाँ जी, फौज जाने उसमें करप्शन थी तो फौज ने की है, उनका अपना मैकेनिज्म है, हमारा अपना मैकेनिज्म है, लोग हमारी अकाउंटेबिलिटी करें। फौज कौन होती है हमें बताने वाली? एतजाज हसन ने कहा था ना, ये आपको याद होगा, फौज कौन होती है, ये उनका मैंडेट ही नहीं है, जो बाद में उनको किया गया। उनके आपने बताया 2 डोज दी गई, उसके बाद चुप हो गए सारे के सारे। अब पूरी पीपल्स पार्टी कह रही थी चीफ बड़ा अच्छे कर रहे हैं, हालांकि एतजाज ने कहा था चीफ साहब को कोई मैंडेट नहीं बनता। वो ये फरमाते हैं बैरिस्टर साहब, वो जो है वही जो आजकल दरबार खोलने के, मतलब इस्लामाबाद में पहले दरबार काम है, तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह का मैं एक नया दरबार खोलूं, नई खानकाह खोलूं बनाई जाए, और जो गैर कानूनी जमीन पे बन रही है। सीटें भी तो फारिग हो चुका है ना, जिसका जो जी चाहता है जहाँ पे कोई घर बना ले, कोई 10 रुपए का ये फैसल मुश्ताक की तरह वो प्लाट ले जाए, इनको कोई पता नहीं है। कोई इनकी जगह जाके बैरिस्टर बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह टाइप जो है वो खानकाहें बना ले, इनको उससे परवाह नहीं है। वो फरमाते हैं जनाब कि ये कैसा इंसाफ है, ये मैं खुद सुना है उन बैरिस्टर साहब को, सजाएं तो हुई नहीं है, इनको सजाएं होनी चाहिए थी। ये क्या बात आपने की, इनको बरतरफ कर दिया। तनकीद आकर के ये सजाएं, चलो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप और मैं बात जब करेंगे वो और बात होगी। आमिर साहब कहें, मैं कहूं, कुछ वकील कहें, कुछ लीगल ब्रेन करें, हुकूमत का वजीर जब कहेगा, जरा पॉइंट ध्यान में रखें, इनके पास वजीर का स्टेटस है ज़फ़रुल्लाह साहब के साथ, ये वजीर आज़म के स्पेशल मुशीर हैं, ये सारी कानूनी ये जो सारे उन्हें सिखानी होती है ना, उसमें कॉम्प्लिकेशन, ये 2-4 लोग हैं उसमें। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब की कोई ऐसी खिदमात है, मियाँ साहब बड़ा ट्रस्ट करते हैं, वो भी कभी निकल आएगा कि बैरिस्टर साहब ने क्या उनके लिए ना ऐसी खिदमात दी हुई हैं। उन्होंने कहा जनाब इन फौजी अफसरान को जेल क्यों नहीं भेजा जाता, ये हुकूमत का वजीर कह रहे हैं। एक और वजीर साहब जो है एक और टीवी पे फरमा रहे थे, उन्होंने कहा जनाब ये तो कोई बात ही नहीं है, इनको तो जेल जाना चाहिए था, फौज में इसका मतलब करप्शन है, फौज करप्ट इदारा है। ये मैंने खुद सुनी है चीजें एक चैनल पे, एक और वजीर साहब फरमा रहे थे। ये दबे अल्फाज में, ये दबे नहीं है क्लासेस साहब, ये पहले भी शुरू हो गई थी ये बातें। ये अब क्या कर रहे हैं, अब ये कर रहे हैं कि फौज में करप्शन थी, फौज ने अपनी करप्शन पकड़ी, सजा दे दी, लेकिन सजा दे के भी बचा लिया गया। रीजन कि फौजी अफसरान को जेल में नहीं भेजा गया। अब नई खबर आ रही है साथ में कि पेंशन वगैरह मराहत वगैरह मिलती रहेंगी। सो वो उसको हुकूमत बैठ के आने वाले दिनों में इन चीजों पे टारगेट करेगी, हिट करेगी अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो फौज में शुरू हुआ है कि जनाब इन अफसरान को जेल क्यों नहीं भेजा जाता। अगले दिन आप सुनेंगे 2-4 टीवी चैनल पे कि जनाब के अगर सियासतदान पकड़ा जाए तो जेल में जाता है, आर्मी वाला पकड़ा जाए तो सिर्फ बरतरफ हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूं ये बात आमिर, मैं या कोई हमारे जर्नलिस्ट लीगल ब्रेन वो करेंगे, उसको और तरीके से देखा जाएगा। हुकूमत के वजीर करेंगे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के कंटेस्ट में हो सकता है वो ठीक बातें कह रहे हूं, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट आएगा कि आपको पीछे से हिदायत मिली है कि अब आपने हिकमत अमली जो है ना अब आपने कैसे करनी है। अच्छा क्लासेस साहब, अभी आपने जैसे सिविल इदारों की और फौज की बात की है, तो आमिर मतीन साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी। मोहम्मद जुबैर वज़ीर निजकारी हैं, वो तो कहते हैं कि सिविल इदारों में, फौज में, इन दोनों में एहतसाब का निज़ाम मुख्तलिफ होता है। अगर आसिफ अली जरदारी को हम सामने रख लें, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हम सामने रख लें, तो ये दोनों एहतसाब के अमल से गुजर चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, जुबैर साहब जो है ना, उनकी जो सियासी मंतक होती है ना, मेरे से तो अक्सर वो ऊपर से ही गुजर जाती है। तो वो अभी ये भी बेचारे नवारद हैं, सियासत में उनको घुसेड़ लिया गया है। अभी तो ज़्यादा उनके ऊपर टाइम वेस्ट करना, उनके आर्गूमेंट के उन्होंने क्या कहा है वो नहीं है। मैं इस पर फोकस करना चाहूँगा कि ये जो कैबिनेट की तरफ से जो ये 2 लफ्ज़ 2 सफ़े 3 आ गए हैं, ये वही प्रेस रिलीज़ है जो कि 20-30 साल से चल रही है। इसका लुबे लबाब ये है कि जनाब हमने सारा कुछ ठीक कर दिया, मुल्क हाल में हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमने एनर्जी का
मसला भी ठीक कर दिया है, हमने यहाँ पे अमन अमान का मसला भी हल कर दिया है, और हमने यहाँ पे सब कुछ अच्छा कर दिया हुआ है। और ये इसलिए हमारे खिलाफ साजिश हो रही है कि हम तरक्की बहुत ज्यादा करवा रहे हैं पाकिस्तान की। अब ये है कि ये वो पिक्चर है जो कि हर रूलर, इससे पहले बीबी भी यही रखती थी, वो मुशर्रफ साहब भी जो है आज तक यही सोचते हैं कि मैंने तो कमाल कर दिया था, और ये भी यही रखते हैं। इसका जो हकीकतों से है, जो आउटसाइड, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों का ये ख्याल नहीं है कि इकोनॉमी के मतलब के वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया है। एनर्जी के मतलब ये कह रहे हैं कि हम 6-8 घंटे तक लाए हुए हैं, अभी देखेंगे वो भी कम हुई है, वो भी देखेंगे कितनी कम हुई है जब ये गर्मियां शुरू होगी। अमन और अमान की सूरत हाल का पता है कि वो जो ठीक भी हुआ है वो इनकी वजह से ठीक नहीं हुआ। तो ये इसमें से निकला है साजिश। ये 1990 की दहाई में ये साजिश वाली थ्योरी चलती थी कि हमारे खिलाफ किया जा रहा है, इस दफा ये अपने खिलाफ साजिश खुद कर रहे हैं, डिलीवर ना करके। और इस तरह के जो पहले भूल गए हैं कि 1990 की दहाई में और अब में फर्क यह है कि उस वक्त टीवी नहीं था होता, 4-5 अखबार होते थे, उनको दबा दबू के आप गुजर। अभी टेलीविजन है, हर जगह पे कैमरा है, डिबेट हो रही है, जो कि मैं समझता हूँ हम बड़ी मुनफी बातें करते हैं। पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज मुस्बत ये हुई है कि हमारे एक डिबेट हो रही है, और मादर पितर आजाद कई दफा ज्यादा हो जाती है, मगर बात हो रही है, और उसी में से जहां बात होती रही मैं समझता हूँ सोल्यूशन भी निकलते हैं। ये शायद आपने वक्फा लेना है, तो ये मुस्बत बात ये है कि ये डिबेट हो रही है, इससे ये बच नहीं सकते, ये अवेट कर रहे हैं। इनको ये चाहिए कि ये नजर आए कि ये कॉपरेट कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल फिर ये इसका फायदा कोई नहीं। ये जो आपने ना बचने की बात की आमिर मतीन साहब, अगर इस मौजूदा मुल्की सूरत हाल को सामने रखते हैं, इस वक्त जो एक पैनामा लीक्स का तूफान उठ खड़ा हुआ है, आर्मी चीफ की जानिब से जो बड़ा अहसन कदम उठाया गया है, इस सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां पर खड़ी नजर आती है? एतजाज एहसन साहब जो बड़ा बोलते थे वो अब कहां पर हैं? उनकी तरफ से कोई खास और बड़ी बात सामने नहीं आती, वो बड़े ढीले ढाले अंदाज में ही नजर आते हैं। और खुर्शीद शाह साहब जो एहतसाब की हमेशा बात करते हैं, वो एहतसाब किस तरह से करते हैं ये भी आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब, ब्रेक पर जाने से कबल हमने कुछ बात की थी मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार और वो कहां पर खड़ी है। एतजाज एहसन साहब, चौधरी साहब, ये भी हमें आजकल नजर नहीं आ रहे, वरना रोजाना इनके बड़े दबंग बयान हमें सुनने को आते थे। आज नजर आए हैं फिर सेनेट में, लेकिन वो बात नहीं थी। वही ढीले ढाले। और जो जाती कारण आज उनके साथ मुझे हमदर्दी फील हुई है। आज उन पर फिर जाती हमले किए गए हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। अब आपको पता है ये नवाज लीग का ये कल्चर रहा है। पीपल्स पार्टी को कुछ भी कहें, हमने बड़े स्कैंडल्स किए, पीपल्स पार्टी जातियात पे कभी नहीं आती थी, ना दुश्मनी पे उतरती थी, ये उनकी क्वालिटी थी। वो कहते थे आप अपने काम पे लगे रहें, हम अपने काम पे लगे हुए हैं। ना उन्होंने अपने काम में रियायत की, ना हमने अपने काम में रियायत की। दोनों का काम चलता रहा, उन्होंने भी अपने खुल के खेला, हमने भी खुल के खबरें की, दोनों को एक दूसरे से कोई क्लैश। ये कहते हैं नहीं हम अच्छे भी बन के रहेंगे। जो जरदारी साहब के बारे में बात की जाती है, वो कहते हैं वो अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते। वो ये नहीं कहता मैं सेंट हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं वली हूँ, मैं दाता दरबार की मैं दाता दरबार के लंगर की वहाँ पे उसकी भी ओवरसी करता हूँ, मैं बड़ी इमाम में जाके वहाँ पे देगे भी पकाता हूँ, उनकी मिर्चें, नमक, लून वगैरह, उनकी आग भी चेक करता हूँ। वो ये काम नहीं करते इसाक डार साहब की तरह। वो कहते भाई मैं ऐसे ही हूँ, जैसा हूँ जहाँ है कि बुनियाद पे मैं ऐसे ही रहूँगा। और उन्होंने कभी अपने आप को अच्छा उन्होंने बनने का उन्होंने दर्श देने की कोशिश भी नहीं की, कभी उन्होंने अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा जैसा वो कहते हैं ना, उसमें आता हो ना एक अखबार में टेंडर आते हैं, जैसा है जहां है कि बुनियाद पे बेचा जाएगा। तो जरदारी साहब हैं जैसा है जहां के बुनियाद पे, ये उनकी अच्छी चीज है, उनकी एक साइड ऑफ स्टोरी, बाकी जो भी बुरी चीजें होंगी। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं नहीं हमने हज भी करने हैं, उम्रे भी करने हैं, दाता दरबार और बड़ी इमाम के हमने देगों में भी हिस्सा डालना है, हमने अच्छा भी बांध के रहना है, तस्बीहें भी दिखानी है, हमने जहाँ पे लोगों को सब कुछ रहना है, साथ में ऑफशोर कंपनी भी खोलनी है। वो मैं आपको खबरदार कोई हमारे खिलाफ बात करे, पीएम हाउस के अंदर वो एक पूरा मीडिया हैंडलिंग वो चलाएंगे इस तरह का बात कि पीपल्स पार्टी के दौर में अगर पीएम हाउस में ये मीडिया हैंडलिंग का एक कैंप चला रहे होते ना, क़यामत आ जाती। सर मरियम नवाज साहबा जो मुझे उसमें हो रही है, बड़ी वो अगेन सुलझी हुई वो उनका इमेज था अब तक, ऐसे ही वही होप के रहेगा। उन्हें कलसूम नवाज साहब अपनी उनको वालदा साहबा से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इधर उधर के क्राउड से ना लें। बिल्कुल कलसूम नवाज पॉलिटिक्स में रही हैं, जब तक रही हैं डिग्निफाइड अनरेबल तरीके से न रही हैं, उनके मुखालफिन भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ये क्या गलत मिल गए हैं, इनको ऐसे मिले हैं। अब ये क्या कर रही है मरियम नवाज साहब मादरत के साथ, इन्होंने सेल बनाया हुआ है एक, वहां पे उन्होंने अपने कोई पुराने टीचर साहब थे उनको भर्ती की, अब कहानी किसी और साइड पे चल निकलेगी। एक कजन है बेचारा, आता हूं मैं, ये जरूरी है कि आजकल जो गालियां पड़ रही है ना जिनको, पहले स्लीपिंग सेल से इमरान खान साहब के थे,
कि वो बनाते, उन पर इल्ज़ाम लगता था कि उनके फैंस हैं वो गालियाँ देते हैं, वो अब ये मैच्योर हो के अब वो गाली नहीं देते, बात करते हैं, इतराज़ कर रहे हैं। अब वो काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो मरियम नवाज साहबा का जो एक सेल है जो 35-40 लोग रखे हैं जिनका काम ये ट्विटर पर जेली अकाउंट्स बनाओ और हर एक को माँ बहन की गालियाँ दो, ये अल्लाह के फजल से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये काम हो रहा है। मैं जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि ज़ातियात पे नहीं जाती थी पीपल्स पार्टी, मैं अपनी भी कोई बात इस पर नहीं करना चाहता कि इवन वहाँ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आर्डर हुए हैं, चले बात चली तो बता देता हूँ कि जी क्लासा साहब को फिक्स करना है, एक इंटेलिजेंस एजेंसी को कहा गया कि इसके खिलाफ कुछ चीज़ें ढूंढ के लाओ। अच्छा, ये पीएम हाउस वहीं से किसी पर्सन के अहकामात हैं कि जय जी इनको करें। उन्होंने जनाब कोशिश की, मेरे खिलाफ इसाक डार साहब भी पहले माजी में कर चुके थे, जनाब मुशर्रफ के दौर में मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हुई थी। उन्होंने कहा जनाब कि वो तो टैक्स एसेट्स अपने उसमें जमा कराते हैं, हमने सारी चीजें चेक कर ली हैं। उन्होंने जनाब इनके रिश्तेदारों को ढूंढो। तो मैं अपने उनको रिश्तेदारों को कह रहा हूँ, आपका नुक्ता नहीं मिला तो रिश्तेदारों तक। हाँ, ये मैं आपको बड़ी क्रेडिबल बात बता रहा हूँ। अब रिश्तेदारों को उन्होंने ढूंढ ढूंढे कि कौन कौन क्या करता है, वो पकड़ेंगे तो फिर रऊफ साहब को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अपने उनसे रिश्तेदारों से मैं यहीं से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जरा इंसान बन जाएं, इंसानों वाले कारोबार करें, मुझे शर्मिंदा ना करें। एक चीज अब मैं आता हूं जो जातियात पे था, हम तो कहीं नहीं खड़े होते। अब एतजाज हसन को आज निहाल हाशमी ने क्या वो दिया है, ताना दिया है। उन्होंने कहा जनाब एतजाज साहब आप बड़े इतनी बातें कर रहे हैं वजीर आजम पे, आपने मिन्नतें की थी कि मेरी बेगम ये बुशरा एतजाज के खिलाफ लाहौर में उम्मीदवार खड़ा ना करें। ये कौन कह रहे हैं? निहाल हाशमी जो कराची से उठे हैं, यहाँ जेलहम के कोटे पे वो बने हैं सेनेटर। मैंने एक दिन कहे थे उनको शो में, मैं कि हजरत आप हमारे साउथ पंजाब के कोटे से बने हैं तो जरा साउथ के कोई इशू सेनेट में उठाया करें। कहते कला साहब आपको किसने कहा कि मैं साउथ के कोटे से बना हूं? मैं देन कहते मैं जेलहम के कोटे से बना हूं। आप कराची से उठ के जेलहम से सेनेटर बन सकते हैं। एतजाज हसन जो है वो इतना नहीं कह सकते जी मेरे आप अगेंस्ट जो है, आप मेरी बेगम के अगेंस्ट कैंडिडेट आप खड़ा ना कर। ताना देखें लेवल कहां तक पहुंच गया है। एतजाज को सेनेट में ताना दिया जा रहा है कि आपने अपनी बेगम के लिए कहा था कि पीएम नवाज जो है वो उम्मीदवार खड़ा ना करे। एतजाज ने आज एक और बड़ी अच्छी बात की जो मैं कई दिनों से हम शो में कर चुके थे। उन्होंने जनाब कि मुझे साद रफीक कहते हैं कि मैं डाकू और लुटेरों और चोरों का वकील हूँ। तो उन्होंने कहा हजूर ख्याल रखिएगा मैं मियां नवाज शरीफ साहब को वकील रहा हूँ। ये क्रेडिट तो हमने किया था, हमने पॉइंट एतजाज हसन भूल गए थे। वो भूल गए थे कि वो नवाज शरीफ साहब के वो रहे हैं, वो क्या कहते हैं, वकील रहे हैं। मैंने यहीं पे बैठ के इसी शो में बताया था कि हजूर मैंने खुद इनको एतजाज हसन साहब को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मरियम नवाज के साथ देखा था। और जब मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने कहा मैं इनके नवाज शरीफ साहब के केस लड़ने आया हूं। उस वक्त जब जनरल मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ जेल में थे और कोई जुर्रत नहीं करता था नवाज शरीफ का वकील बनने की, एतजाज हसन वकील बने। आज उनको मुशाहिद हुसैन उसमें मुशाहिदुल्लाह भी उनको बैठ के उनको लताड़ता है, चौधरी निसार भी उनको लताड़ता है, ख्वाजा आसिफ भी लताड़ता है, ख्वाजा साद रफीक भी न लताड़ता है। आखिरी कसर रह गई थी निहाल हाशमी की, वो भी पूरी जो जेलहम वाले अपने दोस्तों को बता रहा हूँ कि आपके कोटे से वो सेनेटर बने बकौल उनके, आज उन्होंने भी उनको लताड़ दिया है। अब इसके बाद बेचारा एतजाज क्या करे? आज तो आप चौधरी एतजाज के दोस्त लग रहे हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए बड़े अच्छे काम किए हुए हैं। ये बंदों को ना अपने एहसानात याद रखने चाहिए कि एतजाज उस वक्त नवाज शरीफ का ये बना था ये वकील जब इनको अपने छोड़ गए थे, इनके कोई करीब नहीं, इनको सलाम को नहीं करता था कि जनाब मुशर्रफ को पता ना चल सके कि हमने मियां नवाज शरीफ को सलाम किया उनके फैमिली। मैं समझता हूँ आपकी इजाज़त से कि ये सारी जो स्ट्रेटजी क्या है इसके पीछे, स्ट्रेटजी ये है नून लीग की इस वक्त कि वो ये नहीं सोच रहे कि हमने इतनी बड़े इल्ज़ाम का दिफा कैसे करना है सूरी तौर पर। तो इस वक्त आप देखें 2 हफ्ते हो गए हैं, मियाँ हसन नवाज, हुसैन नवाज के इतने बयानात, मरियम बीबी के इतने बयानात आ गए, वो सारे जुटलाए गए, वो गलत हो गए। उसके बाद इतना मवाद आ चुका है। अब ये दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। 15 दिन से ये एग्जैक्ट जवाब नहीं दे रहे कि जो हमने कहा था कि 2006 और 7 में ये कंपनियां ली गई थी। अब वो काफ़ी बयानात पुराने इंटरव्यू से साबित हो चुका है कि 1990 में भी इनके पास ये फ्लैट थे। इसका जवाब नहीं आ रहा। छोड़ दें वो तो बाद में तफ्तीश हो, इसका गवर्नमेंट को जवाब, गवर्नमेंट से ज्यादा फर्स्ट फैमिली को जवाब देना चाहिए। उसकी तरफ नहीं जा रहे। स्ट्रेटजी क्या है? दूसरों पे अटैक कर दो, डरा दो कि भाई साहब ये आपके लोग भी आएंगे, इसमें आपके रिश्तेदार भी आएंगे। क्लास साहब के रिश्तेदारों तक पहुंच गए हैं। बाकी फौजियों को भी डरा रहे हैं, फौजियों को भी डरा रहे हैं कि जनाब ये देखें आपके लोग भी कैद में हो सकते हैं और जेल में जा सकते हैं। उन्होंने तो बता दिया कि जनाब ना सिर्फ कि ये आ रहा है, मैं एक और खबर भी देता जाऊं कि हम ये नहीं बतला सकते कंफर्म जब तक नहीं हो जाएगा। इसके अलावा भी बेताशा जर्नैलों के खिलाफ जो
जो जो मवाद है ये राइज शरीफ लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं कि और भी बड़ों के खिलाफ बहुत एक्शन हो रहा है, पैसों की रिकवरियां हो रही हैं इस वक्त पूरे जिसने जो जो कुछ करप्शन की हुई है, कुछ रिटायर भी हो गए हैं जर्नल, उनकी टांगें कांप रही हैं और दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जनरल राइज साहब जल्दी रिटायर हो जाएं, मगर वहां होने जा रहा है हम नहीं बता सकते, जब तक कंफर्म नहीं हो जाए, कंफर्म हो जाएगा तो बताएंगे। बता दूं जी बिल्कुल, मेरी इतला ये है, अब फिर कहेंगे सब कहेंगे हमें पहले से पता था, लेकिन आज आप क्लासेस आप ब्रेक कर ही दें, हमेशा की तरह ये रिवायत बरकरार रहनी चाहिए। 70 और ऑफिसर्स भी हैं जिनके नाम उस लिस्ट में हैं। 70 वो जाने से पहले खास तौर पे हिंट दे देते हैं, ये जो लैंड के हवाले से बेताशा जो लोग हैं वो अपना ये जो ट्रेंड फौज गलत जिससे फौज की बदनामी होती थी, मैं समझता हूँ मुल्क की कौमी सलामती को भी असर आता था, इसके हवाले से काफी मेजर डिसीजंस करके जाएंगे और वो बड़े लोगों की बड़ी टांगे कांप रही हैं, वो सिविलियन साइड पर नहीं सिर्फ कांप रही, उधर भी कांप रही हैं, उससे ये और प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए इनके लिए लाजिम है कि अगर ये अक्लमंद हैं तो ये नजर नहीं आना चाहिए कि ये रसिस्ट कर रहे हैं, मजामत कर रहे हैं इस तरह की इंक्वायरी को, ये इंक्वायरी होनी है, वो 100 प्याज खा के कर लें या बाद में कर लें, ये चॉइस है। अच्छा, आमिर मतीन साहब ने जैसे क्लासेस में बात की, अब चूंकि प्रेशर की बात उन्होंने की है, क्या समझते हैं हुकूमत पर इस हद तक का प्रेशर आ गया है कि बुखला गई है, प्रेस रिलीज भी आती है तो उसमें सिर्फ अपने अच्छे कारनामे दिखाए जाते हैं, आवाम को बताया जाता है भाई सब अच्छा है। अब जो खेल शुरू होने वाला है ना, वो पीपल्स पार्टी पे अब सारी वो बाल अब इनके कोर्ट में आ गई है जी। जैसे खुर्शीद शाह साहब फरमा रहे हैं ना, जो अभी हम आएंगे बिल्कुल ब्रेक के बाद हम टीवी पे आके क्या फरमाते हैं और अंदर खाते हुकूमत को अरबों रुपए के उनके जो स्कैंडल्स हैं, पीएससी में बैठ के कैसे चिट्टे दे रहे हैं, वो तो अभी हम आएंगे। की सियासत है क्या? ये बुक मुकाबी अभी बड़ा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ है, ये मुनाफकत की सियासत है, मतलब असूली होती है, कोई तरीका होता है थोड़ा सा कि आप वो कहते हैं कुछ लोगों को आप कुछ देर के लिए बेवकूफ़ बना लेते हैं, कुछ को थोड़े दिनों के लिए, किसी को महीने साल के लिए, सारे लोगों को सारी उम्र के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये समझ रहे हैं कि हम सबको एक ही दफ़ा हम बेवकूफ़ बना लेंगे। अब की दफ़ा जो मसला हो रहा है, मुझे जो पीपल्स पार्टी पे तरस आ रहा है, अगर ये कमीशन बनता है, जिसको कह रहे हैं कमीशन बना लें, अब ये एक ना उसमें एक नया खेल रहा है कि पार्लिमानी कमीशन बनवाएं। पीपल्स पार्टी की कोशिश होगी पार्लिमानी कमीशन बनवाया जाए, वो यही कोशिश कर रहे हैं। यस, ये जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं। इससे नवाज शरीफ साहब को भी ये फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। इनके एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन जो हैं, वो अगर इंडिपेंडेंट कमीशन बनता है, वहां तो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी आके मुजरिम बन के खड़ी होती है कि बेनजीर भुट्टो साहबा के दौर के स्कैंडल्स हैं, ऑफशोर कंपनीज हैं, सरे माल कैसे खरीदा किया, इनसे यही पूछ लिया जाए जरदारी साहब से, पीपल्स पार्टी वालों से, कि बेनजीर भुट्टो ने उन्होंने दुबई में महल खरीदा हुआ है जिसमें लिफ्टें लगी हुई हैं, ये कौन से पैसों से खरीदा गया है, कहां से आ गया? सो इनके लिए बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। लिहाजा इनके पास एक ही तरीका है जो सियासतदान करेंगे, ये इस पूरे प्रोसेस को जो लोगों में एक नई उम्मीद नजरी है, इसको हाईजैक करेंगे। ये 4-5 दिन ये तबले पे संगत देंगे, राग अलापेंगे, गाने गाएंगे, तारीफें करेंगे, लेकिन काम फिर 2-3 दिन बाद हुकूमत ने जरा जल्दी कर दी है, जरा जल्दी में है थोड़े से। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने जो कहा है कि जेल क्यों नहीं भेजा गया, सजाएं क्यों नहीं दी, वजीर हैं, एक और वजीर साहब कहते हैं कि जब तक ये जेल नहीं जाएंगे, इसका मतलब है फौज के अंदर तो खुद करप्शन है। सो काम उन्होंने हुकूमत ने जल्दी शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले 2-3 दिन बाद ये काम शुरू करेंगे। इनको इंडिपेंडेंट एहतसाब हो, इन्वेस्टिगेशन हो, ना पीपल्स पार्टी को सूट करती हैं, हुकूमत को तो करती ही नहीं है। बात चूंकि करप्शन से चली क्लासेस, साहब आपने भी अपने लास्ट कमेंट में करप्शन के ही मुतालिक बात की, तो करप्शन जहां पर होती है वहां पर एहतसाब का अमल भी यकीनन होता है, लेकिन यहां पर पाकिस्तान में एहतसाब का अमल किस तरह से होता है, और खुर्शीद शाह साहब जो हमेशा एहतसाब की बात करते हैं, वो खुद किस तरह से एहतसाब करते हैं, वो तो आपको बताएंगे। इसके साथ साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज साहब हैं, उनकी किताब है ये खामोशी कहां तक, उसमें क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं वो भी आप तक बताएंगे। एक छोटी सी ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। हम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब आपकी तरफ आऊंगी। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी जानिब से बड़ा वेलकम किया गया इस फैसले को कि आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा कदम उठाया है। 9 साल खुद भी तो रहे हैं, खुद क्या किया है इन्होंने? एक 9 साल उन्होंने अल्लाह के फजल से एक नैब बनाया था, जिसका नैब का काम था लॉन्ड्री। उस नैब को एक ही काम जिम्मे दिया था, जनरल अमजद को उन्होंने बुलाया कि जनरल साहब शुरू हो जाएं, और जनरल अमजद साहब शुरू हो गए। जो पाकिस्तानी सियासतदान मिला उन्होंने पहले पकड़ के उसको जेल में डाला है, फिर पूछा है कि इसका जुर्म क्या है, अब ढूंढो इसके खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढो, पहले जेल फिर जुर्म। और फिर उसके बाद उन्होंने तमाम जितने करप्ट लोग थे जिनके खिलाफ नैब ने रेफरेंसेस बनाए थे, जनरल मुशर्रफ साहब ने उनको अपनी कैबिनेट बनाया, उन्हीं को वजीर बनाया, उन्हीं को MNA बनाया। और अगर किसी को सबूत चाहिए, हम तो स्टोरीज फाइल करते रहे हैं, तो जो बुक है जनरल शाहिद अजीज़ की नैब के चेयरमैन रहे, वो पढ़ ली जाए
कि जो आज उनको बड़ी दाद दे रहे हैं ना जनरल रहील को, जब अपना दौर था, अपने दौर में पॉलिटिक्स आप देखें ना, इक़्तिदार में रहने के लिए बंदा क्या कुछ करता है। बिल्कुल, ये आसान काम नहीं होता जो आज जनरल रहील ने कर दिखाया है। वो जनरल मुशर्रफ साहब बड़े कहते थे मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, तो हजूर उस वक्त डरते वरते थे। और जो जनरल शहद अजीज ने अपनी किताब में इंकशाफात किए हैं कि DHA की इंक्वायरी शुरू की लाहौर की, तो मसूफ को बुला के उन्होंने उनकी अच्छी खासी क्लास ली कि आप किस काम पे शुरू हो गए। उन्होंने शुगर इंडस्ट्री में उस वक्त कोई इनके खिलाफ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, उस पर उन्होंने बुला के कहा जी आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान से सरमाया बाहर चला जाए। उन्होंने 3-4 इनके अफसरान के खिलाफ उन्होंने शुरू की, उस पर नाराज़ हो गए। ये तो सिर्फ उनके अपने बंदे की एक दस्तावेजी सबूत है, किताब की शक्ल में मौजूद है एक। और दूसरा, अगरचे लोग बात ये भी कहते हैं जनरल शहद अजीज साहब हैं, ये खुद भी कोई फरिश्ते नहीं थे। जनरल मुशर्रफ साहब के दौर के सबसे बड़े बेनिफिशरी भी यही रहे हैं जो उनके मुखालफिन इल्जामात लगाते हैं। जनरल मुशर्रफ के जो हामी जो हैं वो कहते हैं बड़ी इन्होंने बिग पोस्टिंग भी ली है, बिग पोजीशन भी ली है। खैर ये उनका जवाब है जो उन्होंने लिखा है किताब में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल साहब ने जिसके खिलाफ जो मैंने कार्रवाई करने की कोशिश की, तो जनरल साहब ने वहां पे कहा नो 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 नो, इनको आप टच नहीं कर सकते। कौन सा अफसर, कौन सा वहां पे वजीर है जो इनका उस पर नैब के केसेस नहीं चल रहे थे और जनरल मुशर्रफ ने अपने साथ नहीं बिठाया हुआ था? हर एक पे था। फैसल सालेजाद का मैं बता देता हूँ आपको, उन पे केसेस चल रहे थे, इनके ये वजीर दाखिला थे। आफ्ताब शेरपाव साहब थे, उनको वजीर दाखिला बनाया, उन पे केसेस थे। ये मैं आपको उस पर बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन पे इन्होंने केसेस करके, मुकदमे करके, उनको झुका के वजीर बना के इन्होंने बिठाया। इनके दौर में नैब जो है, जब इन्होंने अमजद को हटाया, उसके बाद ये लेके खालिद मकबूल साहब को लेके, फिर मुनीर हफीज को लेके, और फिर बाद में वो चिरागों में रोशनी आ रही। सो जनरल मुशर्रफ के मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती कि जी जनरल रहील बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फौज ने में ये कर रहा है। आपने अपने दौर में पाकिस्तान में करप्शन को प्रमोट किया, बड़े इनके हामी फिरते हैं। नहीं, जनरल मुशर्रफ साहब का दौर बड़ा आइडियल था, मिट्टी थे स्वा आइडियल था। आखिरी दिनों में आपको याद है GHQ को एक लेटर जारी करना पड़ गया था कि वर्दी पहन के मार्केट में ना जाए, लोगों ने मारना शुरू कर दिया था। ये जनरल मुशर्रफ साहब के आखिरी दौर की मैं आपको बात सुना रहा हूँ। उनके दौर में कुछ नहीं हुआ। हाँ, जनरल रहील ने काम किया है, लिहाजा ये बेहतर होगा कि जनरल मुशर्रफ साहब हैं खामोश रहें। इनके जो पास्ट के एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन इतने ज्यादा हैं कि मसूफ इस पोजीशन में नहीं है कि अपने आप को वो कह सकें कि मैंने बड़ा एहसाब किया था। एहसाब के नाम पे तमाम करप्ट लोगों का टोला ये पार्लियामेंट में लेके गए थे, जो आजकल नवाज शरीफ साहब के साथ बैठे हुए हैं। भाई दफे ये आप कई दफा बता चुके हैं क्लास साहब। और दूसरी बात, बड़ी अच्छी बात आपने की कि सियासत में रहते हुए इतना बड़ा और अहम फैसला, इतना अहम कदम उठाना, ये यकीनन आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफी यकीनन इसको उठा सकते थे। अभी गुफ्तगू में आमिर मुतीन साहब नैब से मुतालिक बात की क्लास साहब ने, तो नैब का इदारा बना था एहतसाब के लिए। इस वक्त जो उसकी सूरत हाल है, आप समझते कि इतना ताकतवर है कि एहतसाब कर सकेगा? और चेयरमैन नैब का क्या फ्यूचर है? मेरा ख्याल है अब तो ये एक चीज़ तो मुझे पक्की नज़र आ रही है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये चारों जगह एडिटोरियल्स में भी लिखा जा रहा है कि चेयरमैन साहब को नैब के या तो खुद रिज़ाइन करना चाहिए, या इस गवर्नमेंट को टाइम आ गया या पार्लियामान के उनको दरख्वास्त की जाए कि जनाब आप ना छुट्टी उनकी होनी बड़ी ज़रूरी है। और ये कोई पहले बाय द वे कोई इस तरह के इदारे के चेयरमैन या बॉस नहीं है जिनकी छुट्टी होगी। नून लीग के क्रेडिट में जाता है कि इन्होंने ऑडिटर जनरल से की भी छुट्टी कराई, इन्होंने अकाउंटेंट जनरल की भी छुट्टी कराई, इन्होंने स्टेट बैंक की भी छुट्टी कराई, इन्होंने पैमरा की भी छुट्टी कराई। सो अपनी मर्जी की हर जगह बंदे लाए हुए हैं, तो यहाँ भी वो कोई ऐसा बंदा कम से कम लाना पड़ेगा। ये सारी एहतसाब की तो हो रही है, ये इनके पास की बात नहीं है, ये रोक रहे हैं। और ये भी ठीक है कि इसके जो रिफॉर्म्स होने उससे इम्प्रूव होना चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए इसकी ताकत कम होनी चाहिए, इसकी ताकत बढ़ाने की ज़रूरत है, इसके लॉज बेहतर करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा टॉप पे जो आदमी हो वो बेहतर लाने की जरूरत है। अगर गलती हो गई है या म्यूचुअल एग्रीमेंट या कंप्रोमाइज जो माजी में हुआ था उसको नलीफाई करना है। दूसरा, मैं ये अभी जो मुशर्रफ साहब के हवाले से जो बात की है, मैं बड़े वाशगास अल्फाज में ये कहना चाहूँगा कि ये जो हम इस वक्त बैठ के बातें कर रहे हैं, क्लास साहब आप और मैं खुल के हर किस्म की तनकीद कर रहे हैं कि मुशर्रफ साहब की जितने मर्जी लोग कहते रहे कि जी बड़ी आज़ादी थी, नहीं कर सकते थे, और आइंदा भी कभी कोई मार्शल लॉ वगैरह खुदा ना खास्ता कभी आया तो भी नहीं कर सकेंगे। ये क्रेडिट जाता है जैसा कैसा लूला लंगड़ा एक जमहूरी निज़ाम है कि हम चला रहे हैं। ठीक है, वो मरियम बीबी को समझ नहीं आ रही, कुछ चमचों के वजह से वो गैर ज़रूरी मॉडलिंग कर रही हैं, और ये शायद आने वाले दिनों में बढ़ जाए अगर ये बाज ना आया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों से काम जो है ना सहाफ़ियों की वो टेलीफोन टेप करवा के कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। मगर ये ज़रूर है कि ये काफ़ी सारा गन जो इस वक्त हम संभाल रहे हैं, ये मुशर्रफ दौर का और उसके बाद इवन
कियानी साहब के दौर का भी डाला हुआ है, और ये क्रेडिट जाता है राहिल शरीफ साहब को कि वो जाते वक्त नजर आ रहा है कि इसको गंद को साफ करने में हमारी मदद कर रहे हैं और पाकिस्तान की मदद हो रही है। जब तक वो पीछे रह के ये करेंगे, ये बहुत ज्यादा इसको वेलकम भी किया जाएगा। और वही जो तबका ना ये समझता है कि इसके जरिए जनाब उनको दोबारा आप इसमें खींच लेंगे इस दलदल में, मेरा ख्याल उनको भी रियलाइज करते हैं कि वो फंसने वाले नहीं है, कि पीछे रह के ये गंद साफ किया जाएगा। सिविल और मिलिट्री को एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी इस चीज को गंद से साफ करने में, उसके बगैर ये साफ नहीं होगा। ये गंद को लास्टली मैं कह दूं कि मेरा ख्याल इस वक्त की जो है ना वो इमरान खान पीटीआई के पास आ गई है कि ये दो बड़ी जमातें तो इनके ऊपर भी इल्जाम हैं, ये उनके ऊपर रिलेटिवली मुकाबलतन कम इल्जाम है। अलीम खान और हेयर एंड देयर कुछ लोगों पे इल्जाम आ रहे हैं मगर कम है। ये देखना ये है कि वो कैसे इसकी डायरेक्शन बदलते हैं, कैसे इसको लेके चलते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है जिस तरह वो जा रहे थे वो इलेक्शन नहीं थे जीत सकते, हर बार इलेक्शन हारते जा रहे थे। ये उनके पास चांस है कि इसके जरिए वो अपने आप को भी जिंदा रख सकते हैं और शायद उनका पावर में चांस है। अब ये डिपेंड करता है कि इसको वो कैसे कार्ड्स अपने खेलते हैं। सही क्लासेस साहब, हमारे पास वक्त चूंकि बहुत मुख्तसर है, अभी नैब के ऊपर ही बात कर लेते हैं। जिस तरह से आमिर मतीन साहब ने बात की है कि गंद को साफ करने की जरूरत है, नैब वो इदारा है जो गंद को साफ कर सकता है, मगर यहाँ पर जब भी साफ करने की बात आती है रिफॉर्म्स को सामने लेकर आ जाते हैं, उसको ताकतवर तो होने नहीं देते, हाथ तो डालने नहीं देते कहीं पे। ताकत को देता नहीं होता, आपको लेनी पड़ती है। अब चीफ जस्टिस वही थे, इफ्तिखार चौधरी थे, जैसे थे ताकत ले ली थी उन्होंने। जनरल रहील साहब आर्मी चीफ थे, उन्होंने ताकत फौज में इस्तेमाल की। कियानी साहब भी थे ना, ये जनरल मुशर्रफ नहीं थे जिन्होंने एनआरओ दिया था। 10,000 केसेस जो करप्शन के हैं और उसमें कत्ल थे, डाके थे, रैंसम थे, फ्रॉड थे, गैर मुल्की लूटी हुई दौलत थी। स्विस बैंकों का जो पैसा था वो भी जनरल मुशर्रफ ने एनआरओ के जरिए सेटल किया। आज वो कह रहे हैं जी कि जनाब रहील साहब ने साहब पे बहुत बड़ा उन्होंने छक्का मार दिया है। और सर आप पे अगर हमारे मादरत के साथ ये तो अपने चीफ को बचाने में लग गए ना सारे, अगर इनके खाते खोल लिए जाते ना कि अपने दौर में इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, तो शायद आर्मी को एक और इस पे बैठ के एक अच्छी खासी एक्शन लेने पड़ जाएंगे। जिस जर्नल ने एनआरओ दिया हुआ हो वो आज बैठ के अकाउंटेबिलिटी पे उनको अपने मौजूदा आर्मी चीफ की तारीफें करे, तो मेरा ख्याल मौजूदा आर्मी चीफ को भी उनकी तारीफ को सीरियस नहीं लेना चाहिए कि मसूफ ने, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, नैब के जरिए करप्शन को प्रमोट किया। रही सही कसर जो है इक्तदार में रहने के लिए एनआरओ के जरिए, एनआरओ द मोस्ट क्रिमिनल लॉ, आप ड्रैकोनियन तो उसको नहीं कह सकते, क्रिमिनल लॉ जो है पाकिस्तानी तारीख में अगर कोई लाया गया है तो जिसने जो लूटा है, यहाँ पे मार धाड़ की है, स्विस बैंकों का पैसा है, जहां पे भी है वो आप ले जाएं। एक चीज। और दूसरी बात, ये नैब के चेयरमैन कमर जमान चौधरी साहब सारी उम्र यस बास रहे हैं, ये यस बात से आगे के इनकी कैपेसिटी नहीं है। ये मेहरबानी फरमाए, जितना कौम को लॉलीपॉप लगाना था, 170-80 केसेस पे लोगों को इन्होंने सेव करना था, कवर अप करना था, जो इन्होंने जाती यारी दोस्त से निभाने थे निभा रही हैं। इस मुल्क और कौम पे रहम फरमाए। अभी भी थोड़ा सा कोई हल्की सी कोई रह गई आपकी इज्जत थोड़ी सी, अगर जो मुझे नहीं लगता कहीं पे बची हुई है, वो तशरीफ ले जाएं, इनके लिए बेहतर है। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तारिक खोसा या शोएब सडल जैसे लोग जो हैं वो आप लाएंगे तो कुछ उम्मीद की जा सकती है। इनसे कोई नहीं, कमर जमान चौधरी टाइप से कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल वही बात है क्लासेस साहब, करप्शन की कहानियां पहले नहीं अब भी तारीखें रकम होती हैं। खुर्शीद शाह साहब जिनकी हम स्टोरी सामने लाना चाह रहे थे कि उन्होंने एक बड़ी क्लीन चिट दी है बेज़ाब्तियां करने वालों को। आइंदा आने वाले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।